हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। इस वीडियो में हम अपनी न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे बुक एंशियंट एंड मिडीवियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। इस वीडियो में यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट का लेसन कल्चर एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस प्लस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। Unit 1 Lesson 2 Culture and Territorial Concept of India and Distinctive Feature of Indian Political Thought। इस चैप्टर में हम कल्चर एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंडिया के एंड कुछ फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंडिया पॉलिटिकल थॉट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारी वैदिक एज से। जो ये टाइम पीरियड था हमारा वैदिक पीरियड से लेके 11वीं सेंचुरी तक, ये किस नाम से जाना जाता है? इंडियन पॉलिटिकल थॉट से। इसमें बहुत से एक्सपेंशन हुई, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ भी हुए। ये सब किस में इंक्लूड होंगे? इंडिया पॉलिटिकल थॉट में, जो हम आगे इन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। जो भी ट्रेडिशंस थे उस टाइम के, जैसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन और एक शमामिक ट्रेडिशन था, ये दोनों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। एंड लाइफस्टाइल, जो लोग ब्राह्मिकल ट्रेडिशन को मानते थे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो शमामिक ट्रेडिशन को जानते थे उनकी लाइफस्टाइल को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है कल्चर एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा कल्चर एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है ये कब से चला आ रहा है? 1000 ऑफ ईयर्स से, मतलब कि हज़ारों साल पहले से जो हमारी आइडेंटिटी है इंडिया के कल्चर एंड टेरिटोरियल की, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। जिसमें हमें ये देखा गया बहुत सी जियोग्राफिकल डाइवर्स जियोग्राफी भी हुई, बहुत से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स भी हुए और बहुत सी रिलीजन ट्रेडिशनल यूनिटी भी आई। ये सब हम इन दोनों टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जो हमारे ये यूनिक कॉम्बिनेशन हुए कल्चर एंड टेरिटोरियल फैक्टर्स के, इन्होंने एक फॉर्म किया फाउंडेशन किस चीज़ का? इंडिया नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी का। मतलब कि हमारे देश में जो हमारा नेशन है उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर भी भेदभाव किसी भी चीज़ को, रिलीजन को लेके नहीं होना चाहिए। ये ही हम इन दोनों चैप्टर्स में, दोनों टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। कल्चर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया कल्चर आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय इट्स लॉन्ग हिस्ट्री एंड इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि जो हमारा इंडिया कल्चर आइडेंटिटी है ये शेप्ड हो रही है, मतलब कि चेंज हो रही है बहुत से टाइम से। बहुत से क्या हुई है, इनमें इंटरेक्शन हुई है, बहुत से सिविलाइजेशन हुए हैं। कैसे सिविलाइजेशन? जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, जिससे हमारी इंडिया को, हमारे देश को एक शेप मिला था। किस चीज़ का? एडवांस अर्बन लाइफ का, ट्रेड का एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें पता चला था कि अर्बन लाइफस्टाइल कैसे जीते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और सेकंड हमारा जो आया था वैदिक पीरियड, इससे जब हमारे देश में इंडो आर्यंस आए थे, उनका कल्चर आया था, तो वो अपने साथ संस्कृत भी लेके आए थे। इंडो आर्यंस कल्चर और जो संस्कृत था, उन्होंने हमारे देश को सोशल नॉर्म्स बताए। नॉर्म्स मतलब क्या होता है? रूल्स। हमारे देश को कैसे चलाना चाहिए, एक उनसे हमें एक आइडिया मिला था कि देश कैसे चलता है, वो एक रूल्स लेके आए थे। तो यही बोला गया है कि जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत से हमें, हमारी इंडिया को, हमारे कल्चर को क्या करती है? शेप करती है। बहुत से रूल्स हमें बताए जिससे हमारी जो कल्चर है वो एक यूनिटी में रह पाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हुए। ओवर टाइम इंडिया बिकेम अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर।
जैसे जैसे टाइम बदला, आगे चलते रहे हम, एक ऐसा पॉइंट आया जब इंडिया क्या है, मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर हो गया था। मतलब कि उसमें मौर्यास, गुप्तास, मुग़ल एम्पायर्स क्या थे, आ गए थे हमारे टाइम पे। बहुत सी क्या है वो आई रिलीजन्स आए, जैसे बुद्धिस्ट, जैनिज़्म, ये क्या है स्क्रिप्चर्स आए। बुद्धिज़्म जो थे वो बुद्धिस्ट लोगों को कहा जाता था, जो अपनी आइडियोलॉजी थी बुद्धिज़्म के हिसाब से देश को चलाना चाहते थे। और जैनिज़्म जो थे वो अपने टाइप से देश को बताते थे कि कैसा होना चाहिए। ये कल्चर डायमेंशंस आए उस टाइम पे। फिर एक नई क्रिस्टियनिटी इंट्रोड्यूस हुई, जो फोर्थ डाइवर्सिटी थी हमारे देश में। ये डाइवर्सिटी बताई कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ कल्चर्स में, मौर्याज आए, गुप्ता आए, मुगल्स आए, एम्पायर्स आए, तो उस टाइम के साथ साथ आइडियोलॉजीज चेंज हुई, लोगों की जो मेंटालिटी थी वो चेंज हुई। तो जब चेंज हुई तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इसी के साथ साथ क्रिस्टियनिटी आई हमारे देश में और डाइवर्सिटी आने लगी। क्या हुआ इनके बाद, फर्दर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब एक लोगों के अंदर ये होने लगा कि हमें बुद्धिज़्म को मानना है, जैनिज़्म को मानना है। यूनिटी वहाँ पे थोड़ी क्या है कम हो गई थी। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आया, जो क्या है प्रमोट करता था हमारी डिमोशनल स्पिरिचुअलिटी को। ये हमारी जो डिमोशनल स्पिरिचुअलिटी थी, जो हमारी रिलीजन्स में बाउंड्रीज़ आ रही थी, उनको एक टाइम पे क्या है ख़त्म कर रहा था और यूनिटी, हमारी कल्चर की यूनिटी को आगे बढ़ा रहा था। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विद ओवर 1600 लैंग्वेज। हमारी इंडिया, आपको भी पता है हमारी इंडिया में बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती हैं। हमारे इंडिया इस नाम से जाना भी जाता है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, बहुत सी लैंग्वेज है। जैसे कितनी, 1600+ लैंग्वेज है। संस्कृत है, तमिल है, पर्शियन, इंग्लिश, बहुत सी क्या है डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं। बट मेन जो हमारी इंग्लिश एंड हिंदी ही है। इंटरनेशनल हमारी नेशन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड हिंदी ही है। सो ये था हमारा कल्चर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। इंडिया टेरिटोरियल आइडेंटिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स डाइवर्स जियोग्राफी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जो हमारी इंडिया की टेरिटोरियल आइडेंटिटी है वो जानी जाती है बहुत डाइवर्स, मतलब कि बहुत बड़ी जियोग्राफी के नाम से और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के नाम से। हमारी इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, मतलब कि जो हमारी इंडिया है वो कहाँ पे लाई करती है, साउथ एशिया में। साउथ एशिया में ही है ना हमारी इंडिया लोकेट करती है, नीचे की साइड आपने देखा भी होगा। और हमारी इंडिया के नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालयाज़ है। हमारी हिमालय से सराउंड है हमारा नॉर्थ। एंड इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी हमारे कहाँ पे हैं, साउथ में है इंडिया के। ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एशियन टेक्स्ट लाइक द महाभारत एंड पुराण्स डिस्क्राइब भारतवर्षा एज ए लैंड बिटवीन द हिमालयाज एंड द ओशंस। जो हमारी एंशियन टेक्स्ट है, मतलब कि महाभारत एंड पुराण्स है, वो डिस्क्राइब करती हैं हिमालयाज और ओशियन के बीच की जगह को, क्या, भारतवर्षा। क्यों? क्योंकि ये कवर है बहुत से किंगडम से और बहुत से कल्चर्स से। The Maurya Empire under Ashoka was the first major political power of unify large part of the subcontinent and followed later by the Gupta and Mughal empires। ये बोल रहा है जो हमारा मौर्य एम्पायर है अशोका के अंडर में, उनकी एक क्या थी, पहली ऐसी पॉलिटिकल पावर थी जो हमारे सब कॉन्टिनेंट पे क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश colonial rule, various princely states were together under the central administration and forming a territorial structure of modern India। बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे जो हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े थे और उन्होंने हमारी मॉडर्न इंडिया को एक टेरिटोरियल स्ट्रक्चर में
एक्सेप्ट किया था या फॉर्म किया था। ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीडिंग लाइक महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट द आइडिया ऑफ सिंगल यूनिफाइड नेशन बियॉन्ड रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। जब हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हम सपोर्ट करते थे कि इंडिया एक सिंगल एंड यूनिटी वाला नेशन है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारी इंडिया में एक यूनिटी बिल्ट होनी चाहिए। ये किसकी आइडिया था? हमारे महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू का। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 फॉर्मिंग द डिफाइंड नेशन इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1950 में ये डिफ़ाइन किया गया कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब कि बहुत सारे इंडिया में स्टेट्स ज़रूर हैं पर सब में क्या है, यूनिटी बिल्ट है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1950s में और लिंग्विस्टिक लाइन फर्दर स्ट्रेंथ इंडिया टेरिटोरियल यूनिटी, और उसमें जो भी हमारी इंडिया के कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी उनको हैंडल किया गया था। द क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल फ्रेमवर्क विद द फेडरल स्ट्रक्चर, और ये हमारी इंडिया में टेरिटोरियल फ्रेमवर्क क्या है, बिल्ड किया गया था। किसके अंडर में? हमारी फेडरल स्ट्रक्चर में। हमारी इंडिया में क्या है, फेडरल यूनिटी है ना, फेडरलिज्म है ना, उसी के अंडर में हमारी इंडिया के अंदर यूनिटी को भी बिल्ड किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। हमने पहले कल्चर कॉन्सेप्ट पढ़ा, देन हमने टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम इन दोनों के इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इंडिया कल्चर एंड टेरिटोरियल यूनिटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन, अब हम देखेंगे कि इंडिया की जो टेरिटोरियल और कल्चर कॉन्सेप्ट है ये किस किस को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारे नेशनल सिंबल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिसीज़ को एक्सप्रेस करता है एज ए डाइवर्सिटी एंड ए यूनिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी को एंड यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को। जो भी हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, हमारे इंडिया में साहित्य अकेडमी हो गई जैसे कि, जो कि प्रिजर्व करती है कल्चर हेरिटेज को। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस रीजन, और जो भी हमारे देश में फेस्टिवल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी रिलीजन के लोग बनाएंगे, वो सारे जो फेस्टिवल्स है एक यूनिटी में सेलिब्रेट किए जाते हैं। द इंडिया विच स्प्रेड एंड प्रोटेक्ट इंडिया कल्चर ग्लोबली, मतलब कि जो इंडिया है इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब अपने आप को एक यूनिफाइड कल्चर आइडेंटिटी के नाम से जाने जाते हैं। ये था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन द वैदिक पीरियड। जो ये धर्मा का कॉन्सेप्ट है हमारे वैदिक पीरियड में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली हम इसमें पढ़ेंगे धर्मा होता क्या है। आपको वर्ड से क्या लग रहा है, धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, पर नहीं, मेनली हम यहाँ पे धर्म में ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पर्सन की ड्यूटी क्या होती है, उसका कर्तव्य क्या होता है, उसका धर्म क्या होता है। यहाँ पे धर्म का मतलब किसी भी रिलीजन या किसी भी जाति वाति से नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब ड्यूटी से रिलेट किया जा रहा है। एशियन इंडिया पॉलिटिकल थॉट स्पेशली इन द वैदिक पीरियड इज़ गाइडेड बाय रूल्स फाउंड इन द धर्मशास्त्र। जो हमारी इंडिया पॉलिटिकल थॉट है वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में, ये हमारी फाउंड हुई थी धर्मशास्त्र में। हमारे धर्मशास्त्र में ये डिफ़ाइन किया गया है कि धर्म का मतलब है वन ड्यूटी। यहाँ क्या है, धर्मशास्त्र में धर्म का मतलब उस पर्सन की ड्यूटी के बारे में बताया गया है, ना कि किसी रिलीजन के बारे में। और वो ड्यूटी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें ट्रुथ होना चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए एंड मोरल कंडक्ट होना चाहिए। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए मोरल एंड नेचुरल लॉ। इसके अंदर हमारे मोरल एंड नेचुरल लॉज भी आते हैं जो फॉर्म करते हैं कंप्लीट सोशल सिस्टम को। इन वैदिक सोसाइटी पीपल वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो धर्मा। हमारी
वैदिक सोसाइटी में पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फॉलो करें धर्म को एंड अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें एक राइट लाइफस्टाइल जीने के लिए। विलेज व सेल्फ रिलायंट, जो विलेज हैं वो सेल्फ रिलायंट थे उस टाइम पे। उन्होंने अपनी जो धर्म थे उसको 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया था। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, शास्त्रीय, वैश्य एंड शूद्रा। एंड जो 5th थी वो कर्म के बेस्ड पे, उनकी लाइवलीहुड पे डिस्क्राइब की जाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, धर्म यहाँ ड्यूटी से रिलेट कर रहे हैं, उनके काम से, उनके कर्तव्य से रिलेट कर रहे हैं। विलेज में इन्हीं ड्यूटी को उनके जो वर्क थे उनसे डिफाइन किया गया था। जैसे ब्राह्मण्स में कैसे लोग आते हैं? जो पंडित होते हैं, जिनका काम होता है पूजा पाठ करना, ब्राह्मण में वो आए। क्षत्रिय में कौन आए? जो बिजनेसमैन्स होते थे। वैश्य में कौन आए? जो क्षत्रिय के पास काम करते थे। एंड शूद्रा में वो लोग आते थे जो इनके लोगों के घरों में काम करते थे। मतलब कि यहाँ पे लोगों की ड्यूटी से उनको डिफाइन किया जाता था, ना कि उनके धर्म से। आई होप आपको समझ आया होगा धर्म का कॉन्सेप्ट। अब हमारा कॉन्सेप्ट है धर्म एंड डंडा इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। मतलब कि धर्म के बारे में हमने पढ़ा, पर हम धर्म और डंडा को रिलेट करेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड से। अब ये जो दोनों टॉपिक है, धर्मा एंड डंडा, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमारी काम क्या है? ड्यूटी करना। अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। सेम वही, ये ऐसे ही क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी रियल लाइफ में भी देखेंगे, जो हमारा काम है अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। वैसे ही पोस्ट वैदिक पीरियड में धर्म और डंडा को डिस्क्राइब किया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। पोस्ट वैदिक पीरियड में इस टाइम पीरियड को हम ब्राह्मणिकल पीरियड भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्ना सिस्टम बिकेम बर्थ बेस्ड, नॉट द कर्म बेस्ड। वैदिक टाइम के पीरियड में जो वर्ना सिस्टम था ये बर्थ बेस्ड था, ना कि कर्म बेस्ड। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिट, मतलब कि मोरल ऑर्डर्स डिक्लाइन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस थी हमारी मोरल ऑर्डर्स की, उसको डिक्लाइन किया गया। धर्मा इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। अब हमारा क्या टॉपिक है? धर्मा इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। हमने धर्म के बारे में पढ़ा, हमने धर्म और दंड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो पोस्ट वैदिक पीरियड में धर्म को कैसे रिलेट करते थे। रिलीजन एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल बिकेम फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू वर्ना एंड ब्राह्मणिकल टेस्ट। उस टाइम पे जो हमारे रिलीजन्स था और हमारी ड्यूटीज़ थी वो इंडिविजुअल को क्या है? एवरी इंडिविजुअल बिकेम फिक्स्ड, उनके अकॉर्डिंग फिक्स्ड थी। जो हमारी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में वर्ना सिस्टम में जैसे लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे हमारे वर्ना एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इस पर्सन की, इस इंडिविजुअल की रिलीजन एंड ड्यूटी ये होनी चाहिए, वो क्या है? फिक्स्ड थी। वेदास एंड उपनिषद वर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। उस टाइम पे जो वेदास थे और उपनिषद थे वो इस्टेब्लिश हो चुके थे। लेटर रामायण, पुराण्स एंड फोक स्टोरीज, इन सब के बाद जो थिंकर्स थे लाइक कौटिल्य, वो एक्सेप्ट करते थे वर्ना बेस्ड ड्यूटीज़ को। जो कौटिल्य जी थे वो वर्ना बेस्ड ड्यूटीज़ को क्या करते थे? एक्सेप्ट करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ 4 वर्नास। हमने देखा वर्नास क्या होते हैं, वो कर्म के बेस्ड पे होते हैं, बट इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ब्राह्मण्स की ड्यूटी होती है स्टडी रिलीजन्स, मतलब कि जो हमारे रिलीजन होते हैं उनको पढ़ना, सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना, टीच करना एंड गिव चैरिटी, और चैरिटी देना। क्षत्रिय का काम होता है पढ़ना, स्टडी करना, यज्ञ करना, फॉर्म्स चलाना, वेपन्स का यूज़ करना एंड पीपल्स को प्रोटेक्ट करना। वैश्य का काम भी होता है पढ़ने का, यज्ञ चलाने का, एग्रीकल्चर करने का, ट्रेड करने का और एनिमल हस्बेंड्री करने का। शूद्र का काम होता है जो भी हायर वर्नर्स होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको फ्रेम करना, ठीक है, क्राफ्ट्स करना, बिजनेस करना, सिंगिंग करना, प्लेइंग करना। ये क्या है? ड्यूटीज़ थी हमारे 4 वर्नास के टाइम पीरियड की। आई होप आप सभी को समझ आएगा, जो कि कौटिल्य ने डिस्क्राइब किया हुआ था।
तो यहाँ पे हमारा जो वर्ना सिस्टम था ये ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनुस्मृति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, मनुस्मृति। मनुस्मृति वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल, इट्स डिस्क्राइब धर्मा। जो मनुस्मृति है ये हाईली इन्फ्लुएंशियल है, जो कि डिस्क्राइब करती है हमारे धर्म को कैसे एज ए डिसिप्लिन ऑफ सोसाइटी, हमारी धर्म को रूल करती है, गाइड करती है एज ए इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर, और एक कंप्लीट मोरल कोड देती है हमारी सोसाइटी को, स्टेट को और टाइम को। इसीलिए जो मनुस्मृति का रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है हमारे धर्म सिस्टम में। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डंडा। अब डंडा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये वही लिखा गया है यहाँ पे कि धर्म और डंडा दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, कि अगर हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। दंड को एक डिसिप्लिन एंड फोर्स कंट्रोल पनिशमेंट के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। क्या? फियर ऑफ पनिशमेंट। स्कूल में क्या होता है, अगर हम अपना काम नहीं करते हैं तो हमें मैम का डर लगता है ना कि हमें पनिशमेंट मिलेगी। वो ही काम डंडा यहाँ पे करता है कि अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। वो एक डर है, उसी कॉन्सेप्ट को हम डंडा कहते हैं। सो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धर्मशास्त्र इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे हम धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे जो स्टेट एंड पॉलिटिक्स में हम के टाइम पे हमारा चलता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट हैज़ बिन स्टडी बाय मैनी इंडियन थिंकर्स। जो एक कॉन्सेप्ट है हमारा धर्मशास्त्र का, ये बहुत से इंडियन थिंकर्स के बारे में इंडियन थिंकर्स ने इनके बारे में, इसके धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ा है, और उन्होंने ये बताया है कि अ स्टेट इज़ अंडरस्टूड थ्रू इट्स लैंड बाउंड्री कम्युनिटी एंड गवर्निंग सिस्टम। क्या बताया है उन्होंने कि धर्मशास्त्र जो है वो ये हमारी लैंड के बारे में, बाउंड्री के बारे में, कम्युनिटी के बारे में एंड हमारी गवर्निंग सिस्टम के बारे में बताता है। अ आइडिया ऑफ द स्टेट अपीयर क्लियरली इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्लियरली बताया गया है कि धर्मशास्त्र जो है वो जो अर्थशास्त्र है वो एक्सप्लेन करता है ऑरिजिन को, नेचर को, पर्पस को एंड हमारे फंक्शंस, स्टेट के फंक्शंस को। एंशिएंट इंडिया स्टेट एंड रिलीजन। अब हमारे जो एंशिएंट पहले के टाइम पे इंडियन स्टेट एंड रिलीजन थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एशियन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वर बेस्ड ऑन ए रिलीजन फाउंडेशन नॉट ऑन ए सेकुलर इंडिया। जब हमारा पहले के टाइम में इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम था वो बेस्ड था रिलीजियस फाउंडेशन में, ना कि सेकुलर आइडिया। जो हमारा देश था वो रिलीजियस को ज़्यादा मानता था सेकुलर के कंपैरिजन में। According to V.K. सरकार, इंडिया पॉलिटिकल हिस्ट्री वॉज डीपली कनेक्टेड टू रिलीजियस। उस टाइम पे जो V.K. सक्कर थे उन्होंने ये बताया हमारी इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो डीपली कनेक्ट करती थी रिलीजन से। जो प्रिस्ट लोग थे वो इंटरफेयर नहीं करते थे हमारी गवर्नमेंट मैटर्स पे, और जो रिलीजियस था वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड करता था हमारी पॉलिटिक्स को। अब हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र। हमने पढ़ा कि धर्मशास्त्र किससे कनेक्ट करता है? हमारी लैंड से, बाउंड्रीज से, कम्युनिटी से एंड गवर्निंग सिस्टम से, और जो हमारा अर्थशास्त्र है वो रिलेट करता है ऑरिजिन से, नेचर, पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट से। अब इन दोनों का हम रिलेशन देखेंगे कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों मिला के क्या रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि एशियंट इंडिया के टाइम पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स थे वो कौन से थे? धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र। धर्मशास्त्र हमारी रिलीजियस लॉ से रिलेट करता था और अर्थशास्त्र हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता था। इफ़ ए कॉन्फ्लिक्ट ऑक्वायर्ड बिटवीन दिस टू, ये बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो प्रायोरिटी हम किसे देते थे? धर्मशास्त्र को। Kautilya said it's the duty of the state to prevent people from moving away from dharma and ensure that everyone performing their respective duties। जो कौटिल्य जी थे उन्होंने ये बोला कि
पीपल को अपनी स्टेट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए, मतलब कि जो उनका कर्तव्य है, जो उनका धर्म है, उसको क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे भी वो इंश्योर करते हैं, मतलब कि जो वो चाहते हैं उनको वैसी ही ड्यूटी करनी चाहिए। अ स्टेट दैट फॉलो धर्म एंड रिमेन जस्ट इज बिलीव्ड स्पिरिचुअल मेरिट। जो स्टेट है वो फॉलो करता है धर्म को और रिमेन जस्ट बिलीव्ड इन गेन स्पिरिचुअल मेरिट, और हमें बिलीव करना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल मेरिट से। अब हम देखेंगे एथिक, पॉलिटिकल एंड द स्टेट्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप आप सभी को सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। तो हमारा टॉपिक है एथिक, पॉलिटिकल एंड द स्टेट। एथिक इज क्लोजली कनेक्ट टू पॉलिटिक्स। जो हमारे एथिक्स हैं वो क्लोजली कनेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स से। राइट एक्शन वर सपोर्टेड बाय द स्टेट्स, और जो हमारे राइट एक्शंस होते हैं वो सपोर्ट किए जाते हैं स्टेट के थ्रू, एंड रॉन्ग एक्शंस को क्या है, पनिश्ड किया जाता है। अगर हम अपना काम सही से कर रहे हैं तो स्टेट उसको सपोर्ट करता है, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो स्टेट हमें उससे पनिश करता है। द किंग हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनफोर्स मोरल एक्शन इन सोसाइटी, और जो हमारे स्टेट का किंग होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मोरल एक्शंस से, जो अभी हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। एवरी पर्सन वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो धर्मा एंड एक्ट सेंस राइट एंड रोंग। सभी पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फॉलो करें धर्मा को और एक्ट करें अपनी ही सेंस से, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ये क्या है, हमारे एथिक, पॉलिटिकल एंड स्टेट तीनों को इंटरकनेक्ट करके बोला गया है कि हमारे एथिक कनेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स से, और पॉलिटिक्स के अंदर हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जाता है। अगर हम गलत एक्शन कर रहे हैं तो उसको पनिश किया जाता है, और ये काम कौन करता है, किंग करता है। और किंग की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सभी मोरल एक्शंस पे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिकल इन एशियंट इंडिया। हमारे जो भी रिलीजन एंड पॉलिटिकल रिलेशन थे उस टाइम पे, उनके बारे को डिस्कस करेंगे। इन एशियंट इंडिया रिलीजन एंड पॉलिटिकल वाज क्लोजली कनेक्टेड। हमारे पहले के टाइम पे हिस्ट्री में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली रिलेट थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धर्मशास्त्र चलता था, धर्म ड्यूटी ही हमारा कर्तव्य है वाला सीन था। धर्म वॉज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द किंग। जो धर्म थे वो सुपीरियर थे हमारे किंग से, और द किंग वॉज नॉट अबव धर्म, और जो किंग था वो धर्म से ऊपर नहीं था। मतलब कि सबसे ऊपर हम धर्म को रखते हैं, और उसके बाद ही क्या आता है, किंग आता है। ना किंग धर्म से ऊपर है और ना धर्म किंग से नीचे है। कौटिल्य गिव्स द किंग अथॉरिटी टू मेक लॉज, और कौटिल्य ने ये बोला कि जो किंग है उसको ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो लॉज बनाए। बट मनु डिड नॉट ग्रांट अनलिमिटेड पावर, पर जो मनु थे उन्होंने ये बोला कि इतनी पावर हमें किंग को नहीं देनी चाहिए। इफ़ द किंग वॉयलेटेड धर्मा, अगर किंग जो है वॉयलेट कर रहा है धर्मा को तो उसको भी पनिश्ड किया जाना चाहिए। वो भी एक रूल के अंदर होना चाहिए, जो कि हमारी धर्मशास्त्र में बोला गया है। द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द किंग डिस्क्राइब द इंडियन टैक्स कॉल्ड द राज धर्मा, और जो हमारी ड्यूटीज़ है, राइट्स है, किंग उसको डिस्क्राइब करते हैं एज ए राज धर्मा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, और इसमें हम डिस्टिंक्टिव फीचर्स पढ़ेंगे अपनी इंडिया पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में। तो फर्स्ट फीचर है इगैलिटेरियन ट्रेडिशन। हमारे देश में क्या है, इगैलिटेरियन है। इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वालिटी है, कि कोई भी भेदभाव नहीं है किसी भी रिलीजन को लेके, सभी को इक्वल माना जाता है, इक्वल ट्रीट किया जाता है। सेकंड है प्लूरलिस्टिक ओरिएंटेशन है हमारे देश में। जो भी हमारे इंडियन थिंकर है उनको ये
वो ये मानते हैं कि हमारे देश में ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो हमारे देश में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ज़रूर है, पर उनकी भी क्या है, एक ऑटोनॉमी है। थर्ड फीचर ये है एक्सेप्ट ऑफ सोशल ऑर्डर। जो भी सोशल ऑर्डर होते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए। कोई भी हमारा देश में लॉ आ रहा है तो उसको फ्रीली क्या है, एक्सेप्ट किया जाए अगर वो अच्छा है तो। फिफ्थ फीचर ये है राइटिंग डायरेक्टेड टू रूलर्स। मतलब कि मोस्ट पॉलिटिकल राइटर वर मीन्ड फॉर रूलर्स। जो भी हमारे राइटर्स हैं वो रूलर्स के लिए लिखें। दे फोकस्ड ऑन एथिक्स। वो अपने फोकस करें अपने एथिक्स पे, अपने गवर्नमेंट्स पे, और मेकिंग द प्रैक्टिकल और इंस्टीट्यूशनल। और एक फोकस करें कि हमारे देश को प्रैक्टिकल एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेट बना सकें। ठीक है, ऐसे इन सब चीज़ के बारे में लिखे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब आता है ऑरिजिन ऑफ द स्टेट। स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। थ्योरी ऑन द हाउ ओरिजिनेटेड वर डिवाइडेड इनटू मेजर कैटेगरी। जो ये थ्योरी है कि स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुए, ये बहुत सी कैटेगरीज में क्या है, डिवाइड हो रखी है। पहला है डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी में ये बोला गया है कि स्टेट वर क्रिएटेड बाय डिवाइन विल। स्टेट क्रिएट किए जाएंगे उनकी डिवाइन विल के ऊपर। पहला पॉइंट ये बोला है। सेकंड ये बोला है कि रूलर आर चूज बाय ए हायर पावर। रूलर्स जो हैं वो चूज़ करेंगे हायर पावर से, मतलब कि गॉड। दिस आइडिया वॉज कॉमन इन एंशियंट सिविलाइजेशन एंड मेडिवल यूरोप। ये जो आइडिया था डिवाइन राइट थ्योरी का, ये हमारे सिविलाइजेशन में, जो पहले सिविलाइजेशंस हुए एशियन टाइम पे हिस्ट्री में, वहाँ पे बहुत कॉमन था। और जो हमारी यूरोप है, मेडिवल यूरोप, वहाँ पर भी ये बहुत कॉमन था। फिर सेकंड थ्योरी आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये बोला गया कि हम स्टेट को फॉर्म करेंगे, पर किस में, वॉलेंट्री एग्रीमेंट में। इंडिविजुअल का वॉलेंट्री एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी वो स्टेट क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। ये इस जो थ्योरी थी इसको बहुत से थिंकर्स जो थे मानते थे, जैसे होब्स हो गए, लोग हो गए, और जो रूसो थे, ये क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे और इनको फॉलो भी करते थे। होब्स कहते हैं, इन्होंने तीनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। जैसे कि होब्स कहते हैं, इन द स्टेट ऑफ नेचर लाइफ वॉज वायलेंट एंड इनसिक्योर। अगर हम देखें स्टेट ऑफ नेचर को, तो लाइफ क्या है, बहुत ही वायलेंट है और इनसिक्योर है। पीपल जो है सरेंडेड रहते हैं फ्रीडम के। पीपल को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सोवर्जिनिटी चाहिए और सेफ्टी चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि स्टेट को फॉर्म करो इंडिविजुअल के सोशल एग्रीमेंट पे, कि उनको सेफली फील हो। लोग कहते हैं पीपल हैव नेचुरल राइट। पीपल के पास उनके नेचुरल राइट्स हैं, उनके पास राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी है। इसीलिए स्टेट एग्जिस्ट करेगा जब इंडिविजुअल चाहेगा कि उन्हें प्रोटेक्ट फील हो रहा है। फिर रोजू आते हैं, वो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट शुड लीड टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो कहते हैं कि जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो लीड करता है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, जो कि हमारी सोवर्जिनिटी, पीपल की सोवर्जिनिटी को बिलोंग करती है। इसीलिए ये तीनों जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को फॉलो करते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं। फिर हमारी थर्ड थ्योरी आती है इवोशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी बहुत ही क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी। इसके की स्टेजेस क्या थे, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटीज़ के लिए अर्ली सोसाइटी वॉज्ड ऑन किंगशिप, फैमिली ट्रीज एंड ट्राइबल ग्रुप्स। इवोल्यूशनरी थ्योरी ये कहती थी जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी है उनके लिए भी एक सोसाइटी, एक स्टेट बिल्ड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसका ये है चीफ डोम्स होने चाहिए, मतलब कि जो हमारी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है वो कंट्रोल होनी चाहिए चीफ्स, मतलब कि मल्टीपल ट्राइब्स के बीच में। फिर थर्ड पॉइंट ये थ्योरी ये कहती है कि सिटी और स्टेट होना चाहिए, मतलब कि इमरजेंस ऑफ सेंट्रल अर्बन सेंटर्स होने चाहिए जो कि सराउंडेड हो हमारी टेरिटरी से।
सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसे अर्बन सेंटर्स होने चाहिए जो कि सराउंड हो हमारी टेरिटरी से। फोर्थ पॉइंट ये कहती है कि नेशन स्टेट होना चाहिए, मतलब कि मॉडर्न स्टेट होना चाहिए, उसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होनी चाहिए, उसका अपना एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए और अपनी ही इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। ये कौन कहता है? इवोल्यूशनरी थ्योरी बोलती है। फिर फोर्थ थ्योरी आती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि स्टेट ओरिजिनेट होने चाहिए उनकी डोमिनेशन से, उनकी फोर्स से। वन ग्रुप गेन्ड पावर ओवर अनदर यूजिंग वायलेंस एंड कोरियंस एक ग्रुप जो है पावर गेन करे दूसरे के ऊपर, ये क्या है? कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती थी, मतलब कि लड़ाई वाला कहती थी कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे के ऊपर पावर दिखाए, अपनी वायलेंस क्रिएट करे और स्टेट को क्या है अपना बना ले। स्टेट इंस्टीट्यूशन वॉज फॉर्म्ड एंड मेंटेन कंट्रोल एंड एग्जिस्ट रिसोर्स, मतलब कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो फॉर्म्ड हुए पर उनके कंट्रोल में रहे। ये हमारी कौन कहती थी? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती थी। फिर हमारा अदर थ्योरीज भी आई जो ओरिजिन ऑफ स्टेट को रिलेट करती थी, जैसे कि पैट्रियार्कल थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी, कल्चरल थ्योरी। पैट्रियार्कल थ्योरी कहती थी कि एक स्टेट कब ग्रो होता है? जब उसके अंदर पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम हो, मतलब कि हमारी फैमिली में जो जेंट्स होते थे उनकी सुप्रियोरिटी होनी चाहिए, तब हमारा स्टेट क्या है? ग्रो करेगा। ये हमारी पैट्रियार्कल थ्योरी कहती थी। फिर हमारी थ्योरी आई इकोनॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती थी कि हमारे स्टेट में एक रेगुलेशन होना चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो उनको मैनेज करे। हमारे देश में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए एंड प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर थर्ड हमारी थ्योरी आई कल्चर थ्योरी, एंड ये सपोर्ट करती थी कि स्टेट तभी डेवलप होगा जब हमारे देश में कल्चर, रिलीजन एंड आइडियोलॉजिकल बिलीफ होगा और हमारे देश में एक कॉमन आइडेंटिटी होगी और उस आइडेंटिटी को रिक्वायर करने के लिए एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होगा, तभी हमारा एक स्टेट क्या है? ओरिजिन होगा। सो ये था हमारा ओरिजिन ऑफ द स्टेट। आई होप जो सब आपको समझ आ रहा होगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट। हमने देखा कि हमारा स्टेट कैसे फंक्शन हुआ। अब हमारा टॉपिक है कि कॉम्पोजिशन कैसे हुआ स्टेट का। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जैसे लाइक अर्थशास्त्र, हम अर्थशास्त्र के देखें, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक स्टेट तभी इंश्योर होता है जब उसका एक ऑर्डर हो, जस्टिस हो और प्रॉस्पेरिटी हो। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिससे आपको ये और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। हमारी स्टेट का क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। अपने कोई बाहर के देश हमारे पे हमले कर रहा है तो हमें एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एक डिफेंस सिस्टम होना चाहिए हमारे देश का। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर्स होने चाहिए कि हमारे स्टेट में एक हार्मनी बनी रहे, एक पीस बना रहे। थर्ड है इकोनॉमिक रेगुलेशन। हमारे देश को चलाने के लिए एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, एग्रीकल्चर एंड टैक्सेशन सिस्टम भी होना चाहिए। फोर्थ है वेलफेयर एक्टिविटी। अगर हमारे देश में लोगों को वेलफेयर सिस्टम नहीं मिलेगा, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होंगी, तो भी हमारा स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में वेलफेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होए। सो यहाँ पे हमारा ऑरिजिन ऑफ द स्टेट टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन इन इंडिया। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पॉलिटिकल। हमारी मेडिवल पीरियड के टाइम पे इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट आता है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में, मतलब कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में मुस्लिम रूलर्स आते हैं और इसी पीरियड को हम इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन बोलते हैं, जो कि लेजिमलेट थे, इन्फ्लुएंस थे खलीफा से। एंड हमारी
जो मुस्लिम रूलर्स हैं ये हमारी इंडियन की सोसाइटी एंड पॉलिटिकल कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जो हमारा इस्लामिक इंडिया था ये कम इन्फ्लुएंस था हमारे हिंदू की पॉलिटिकल ट्रेडिशंस से। मतलब कि हमारा जो इंडिया का हिंदू का पॉलिटिकल सिस्टम था वो मोर इन्फ्लुएंस्ड था इन कंपैरिजन टू इस्लामिक इंडिया। कुछ की थिंकर्स थे जैसे कि ज़ियाउद्दीन बरानी, a staunch Sunni thinkers during Alauddin and his successor. In तारिक ई फिजूर शाही जो थे वो एक्सप्लेन करते हैं हमारी नेचर ऑफ द स्टेट को। वो कहते हैं ये डिविनिटी ऑफ किंगशिप है, ड्यूटीज़ ऑफ रूलर्स है, मतलब कि रूलर्स की भी ड्यूटी होनी चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए हमारी किंगशिप में। ही कंसीडर्ड महमूद गुजारविया इन आइडियल रूलर। जो महमूद थे वो उनको एक ये डील रूलर मानते हैं। ये बिलीव करते हैं रियल अथॉरिटी को जो बिलोंग करती है अल्लाह को, मतलब कि ये अल्लाह को क्या है, अल्लाह के ऊपर अपना एक रियल बिलीव करते हैं। अब सेकंड थिंकर आते हैं अबुल फल्स। ये पॉलिटिकल थिंकर थे अकबर कोर्ट के। ये प्रमोट करते हैं पीसफुल को एंड टॉलरेंस ऑफ पॉलिटिकल अप्रोच, मतलब कि हमारे पॉलिटिकल में एक पीसफुल एंड टॉलरेंस होना चाहिए। ये वर्क करते थे इन ए अकबरी एंड अकबराना में। फ्री थॉट अमंग डाइवर्स रिलीजन स्कॉलर थे, ये फ्री ऑफ थॉट्स थे एंड डाइवर्स रिलीजन स्कॉलर्स थे। डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड सेल्फिश किंग, ये डिफरेंस करते थे एक ट्रू एंड सेल्फिश किंग के बीच में। अ गुड रूलर शुड एलिमिनेट ऑपरेशन नॉट एक्यूमुलेट पावर। ये बोलते थे कि एक गुड रूलर वो ही होता है जो एलिमिनेट करे ऑपरेशन को और जो एक्यूमुलेट करे पावर को। एलिमिनेट कर दे ऑपरेशन को और एक्यूमुलेट कर दे पावर को, ये क्या है, गुड रूलर उनको मानते थे। अगर हम इस्लामिक स्टेट के नेचर को देखें तो ये फॉलो करते थे डुअल पॉलिसी को एंड प्रोटेक्टेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स। इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि प्रोटेक्ट करे लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स, जो मुस्लिम की लाइफ एंड प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करे और नॉन मुस्लिम्स को जियाज दिया जाए, मतलब कि एक स्पेशल टैक्स दिया जाए उनकी सिक्योरिटी के लिए। अबुल फज़ल रिजेक्ट करते थे रिलीजियस एमनिटी को, मतलब कि ही सपोर्टेड कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। जो अबुल थे वो ये मानते थे कि हमें सपोर्ट करना चाहिए कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन हो। ये क्या है, नेचर ऑफ स्टेट था इस्लामिक स्टेट था। अब आता है डिविनिटी ऑफ किंगशिप। जो बरानी थे ये बिलीव्ड करते थे डिवाइन, जो किंगशिप है वो डिवाइन होनी चाहिए। अ रूलर मस्ट रिफ्लेक्ट अल्लाह क्वालिटीज़, और जो रूलर है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारी अल्लाह की क्वालिटीज़ से, और स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे शहरिया को। अबुल फज़ल हाउएवर अपोज रिलीजियंस परसिक्यूशन। ये क्या है, जो अबुल फर्ज थे वो ओपेस करते थे हमारी जो रिलीजन्स की परसिक्यूशंस होती थी, और वो सपोर्ट करते थे हमारी रिलीजन के बीच में, मतलब कि हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में हार्मनी हो, मतलब कि पीसफुलनेस होनी चाहिए, एक फ्रीडम होनी चाहिए। अगर इनका रिलीजियस आइडिया देखा जाए तो बरानी व्यूज़ वॉज रिजिड एंड इनटॉलरेंट। बरानी का जो व्यू था वो बहुत ही रिजिड और कठोर था, इनटॉलरेंट था। ही आर्ग्यूड दैट हिंदू शुड बी इकोनॉमिकली वीकेंड इफ़ दे डिड नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम। बरानी ये मानते थे कि अगर हिंदू अपने आप को इस्लाम में चेंज नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमिक क्या है, कमज़ोर हो जाएंगे। अबुल फर्ज जो थे उनका रिलीजियस आइडिया ये कहता था कि सेक्युलर स्टेट होना चाहिए, इंक्लूजन, प्रोग्रेसिव बिलीफ होना चाहिए। ये प्रमोट करते थे पीस को, कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में पीस हो,
और क्रिटिसाइज़ करते थे डिपेंडेंस ऑफ ओल्ड रिलीजन टेक्स्ट को। जो भी हमारे पुराने रिलीजन्स टेक्स्ट थे उनको क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। और एनकरेज करते थे फ्री थिंकर इन्वायरमेंट एंड इंटर रिलीजन कॉरपोरेशन को, मतलब कि हमारे हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में एक कॉरपोरेशन हो उसको मानते थे। सो ये था हमारा इस्लामिक स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको हैंड रिटन नोट्स, किसी भी टाइप के नोट्स, मैं ये PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, माइंड स्प्रिंग 4.0। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।